नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में। अब जमीन खरीदना आसान नहीं होगा। जमीन खरीदने वालों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्लान बनाया है। सीएम धामी ने घोषणाओं की है कि उत्तराखंड में जमीन खरीदने वाले लोगों की पृष्ठभूमि जांचे जाने की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि जांच में सब कुछ ठीक पाए जाने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी। प्रदेश के अंदर लगातार इस प्रकार की बातें आती रही हैं कि कहीं न कहीं अनेकों स्थानों से आकर जिनके पीछे का रिकॉर्ड की जानकारी भी नहीं होती है, किस प्रकार का उनका रिकॉर्ड रहा है, किस प्रकार की पृष्ठभूमि रही है, वो सब आकर उत्तराखंड के अंदर बसने लगे थे, जिसके कारण से कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ का जो शांत वातावरण है, उस वातावरण में कहीं न कहीं कोई इस प्रकार का बिखराव जो दिखाई देता था, उसको ठीक करना, क्योंकि ये धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देवों का केंद्र है, उत्तराखंड देवभूमि है। तो यहाँ पर जो भी ज़मीन खरीदे निकट भविष्य में, उसकी पूरी पृष्ठभूमि से लेकर सारा विस्तार से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। एक मैनुअल बनाएंगे, उस मैनुअल के आधार पर जो उस पर फिट बैठेगा उसको खरीद पाएगा, और अन्यथा ज़मीन खरीदने पर। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सीएम पुष्कर धामी सख्त सभी विभागों को जमीनों का ब्यौरा रखने के निर्देश। सभी विभाग पेपर और डिजिटल रूप से रखेंगे जमीनों का ब्यौरा। जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारी होगा जिम्मेदार। उत्तराखंड में इन दिनों अवैध अतिक्रमण का मामला सुर्खियों में। वर्तमान स्थिति में यह है कि सबसे ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत सीएम धामी ने सभी विभागों को इस बात के सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने जमीनों का पूरा ब्यौरा दें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने कहा है कि सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के साथ ही भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण ना हो, इसके लिए सभी विभागों को अपनी जमीनों के रिकॉर्ड रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वही विभाग पेपर और डिजिटल रूप से अपने जमीनों का ब्यौरा रखेंगे। इसके साथ ही जमीनों को लेकर अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर जमीन पर अतिक्रमण हुआ तो संबंधित अधिकारी उसका जिम्मेदार होगा। अतिक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, और अतिक्रमण को जो जिम्मेदारी जो संबंधित विभाग है उनके लिए ये कहा गया है कि ये अपनी अपनी जमीन आइडेंटिफाई करके उनका म्यूटेशन करा करके और फिर सैटेलाइट से डे टू डे बेसिस पर उसको लोड करें, ताकि कहीं कब्जा हो रहा होगा तो संज्ञान में आए, और इसमें इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाए अधिकारी लेवल पर कि किस लेवल का अधिकारी इसके लिए अकाउंटेबल होगा। निश्चित रूप से अतिक्रमण जिस राज्य सरकार अब पशुधन मिशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के किसानों को चारा आपूर्ति के साथ साथ 7 पशुधन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आ रही है। कैबिनेट में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि बीते वर्ष हुए चारा के संकट को देखते हुए निर्णय लिया गया है। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए अब घोड़े खच्चर भी राज्य सरकार से लोग सब्सिडी के तौर पर ले सकेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हमने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था चारा नीति का। इसमें 36% की हमारे पास लगभग डेफिशिएंसी है इस वक्त चारे की। उसको कैसे डेवलप करना है, उत्तरा को आत्मनिर्भर चारे के लिए कैसे बनाना है, कैसे ऐसी कोई परिस्थिति बनती है जब फसल खराब होती है तो कैसे हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे, ना दूसरों के स्टेट्स के ऊपर, उसके लिए चारा नीति हम लाए हैं। हमने देखा चारधाम यात्राओं में जिस तरीके से घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल होता है, एक बहुत बड़ा रोज़गार का जरिया है घोड़े खच्चर। और ये मेरी एक थॉट प्रोसेस थी कि सोच थी हमारी कि किस तरीके से जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं उनको कैसे इस रोज़गार के साथ जोड़ा जा सके। इसलिए हम घोड़े खच्चरों के ऊपर सब्सिडी का एक प्रावधान लेके आए हैं। कोशिश लगातार हमारी यही है कि मेरा मानना है यही है कि पशुपालन विभाग, दुग्ध विकास और हमारा मत्स्य विभाग, ये तीनों जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है 2025 तक। और हम लगातार कोशिश में है कि हमारे पशुपालकों को, हमारे दुग्ध पालकों को और हमारे मत्स्य पालकों को।
जन सेवाओं से जुड़े मामलों में ऑनलाइन प्रक्रिया को आसान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। लोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ही सभी सुविधाएं आसानी से मिले, इसके लिए जन सुविधा से जुड़े सभी विभागों को एक अम्ब्रेला मिलाया जाएगा। सेवा के अधिकार में अधिक से अधिक सेवाएं जोड़ी जाए। तकनीक का विकास जिस तेजी से हो रहा है, सेवाओं का लाभ आम जनमानस को तेजी से मिले, इसके लिए उनको जागरूक भी किया जाए। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के तहत जो भी सेवाएं दी जा रही हैं, इन सेवाओं का व्यापक स्तर पर आम जन तक प्रसार भी किया जाए। राज्य में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर मिले। रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में सभी विभागों को तेजी से कार्य करने होंगे। तो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को स्वयं के साथ कार्य करना होगा। तो उच्च शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिए जाए। हमें युवाओं को रोजगार परक शिक्षा की दिशा में आगे ले जाने के लिए तेजी से कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने की ITDA और उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। बुधवार को हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें पर्यटन विभाग में चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन का गठन करने का फैसला किया गया। इस कमेटी में 11 पद सृजित किए गए हैं। ये कमेटी चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड चारा नीति बनाने का फैसला भी कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही कोषागार की नियमावली में संशोधन पर भी फैसला लिया गया है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में पिरूल से पेलेट बनाने और पिरूल जमा कराने वालों को 3 रुपए दिए जाने का फैसला भी लिया गया। के हित में क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन इस पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो ज़मीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती थी, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी और साथ में अन्य भी सेतु जो नीति आयोग की तर्ज पर बनाने का भी आज मंत्रिमंडल में हमने फैसला कर लिया है। उससे बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे निर्माण कार्यों से लेकर नवाचार करने में राज्य के अंदर अनेकों जो विभाग हैं उन सभी को सहायता मिलेगी और जो नया उत्तराखंड है, संकल्प नए उत्तराखंड का, वो साकार दिशा में आगे बढ़ेगा। सीएम साहब क्या देखिए, राज्य के अंदर अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, अच्छी चीज़ें हों, उस दिशा में जो भी निर्णय हो सकते हैं उन सभी पर विचार कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चूँकि उनके नाम से सभी धामों में पहली पूजा। पर्यावरण संरक्षण में इको टास्क फोर्स एक अहम भूमिका निभाता है। कई बार संसाधनों की कमी होने के चलते इस फोर्स को तमाम दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इको टास्क फोर्स को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल राइफल्स को इको टास्क फोर्स को सौगात देते हुए बुलेरो गाड़ियां और मोटरसाइकिल दी है, जिसके खुद सीएम ने गुरुवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तराखंड बागवानी विभाग ने 2 बुलेरो पिकअप और 10 मोटरसाइकिल और 127वीं इको टास्क फोर्स को सौंपा है। यह टास्क फोर्स पिछले 40 सालों से परिस्थिति संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही है। प्रादेशिक सेना की अग्रणी परिस्थिति टास्क फोर्स है, जिसके लिए 10 मोटरसाइकिल और 2 बुलेरो पिकअप को सीएम धामी ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। मुख्यमंत्री धामी ने इको टास्क फोर्स के प्रयासों की सराहना करते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। इको टास्क फोर्स पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और पौधारोपण के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करती है। इससे कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, संवर्धन भी होता है और जो हमारी आबो हवा है उसको और शुद्ध करने में, पर्यावरण को अच्छा बनाने में इको टास्क फोर्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज जिस प्रकार से उनको बोलेरो और मोटरसाइकिल मिल गई हैं, तो उससे निश्चित रूप से उनकी जो क्षमता है वो बढ़ेगी, काम करने की जो तीव्रता है और बढ़ेगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
कि वो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने में, उत्तराखंड की आबो हवा को, यहाँ के पर्यावरण को संरक्षण में, पौधारोपण के क्षेत्र में लगातार काम करेंगे और अपने साथ साथ सभी को कहीं ना कहीं इको टास्क फोर्स पिछले 40 वर्षों से पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। अगर आपको ध्यान होगा, पहले मसूरी के पहाड़ बिल्कुल नंगे हो गए थे, सफ़ेद दिखाई देते थे। जब से इको टास्क फोर्स ने काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं लगातार इससे जुड़ा हुआ हूँ, आज जो हर जगह हरियाली दिखाई देती है उसका श्रेय जाता है तो इको टास्क फोर्स के जाता है। और क्योंकि मैं गढ़वाल राइफल का एक पुरुष सैनिक हूँ, मैं एक कार्यक्रम में जब मुझे रेजिडेंटिंग पर यहाँ पर बुलाया गया तो यहाँ के जवानों द्वारा मुझसे मांग की गई कि जोशी जी, हमें 2 बोलेरो और मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि विधायक एमएलए फंड ख़त्म हो चुका था। तो कहते हैं ना, वेर इज ए विल देयर इज ए वे। तो आदमी की कुछ करने की इच्छा होती है तो रास्ते ढूंढता है। मैंने हीरो होंडा के लोगों से बात की और आज CSR के माध्यम से कम 40 लाख के, क्योंकि हमें 1 लाख से ऊपर की युवाओं को विदेशों में मिलेगा रोजगार, 20% खर्च उठाएगी सरकार, नई योजना पर कैबिनेट की मुहर। तो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद तमाम युवा विदेशों में नौकरी करना चाहते हैं, इसके लिए वह लगातार प्रयास भी करते हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तराशने का काम करने जा रही है। दरअसल धामी सरकार राज्य के युवाओं के विदेश में रोजगार करने के सपने को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत विदेशों में नौकरी करना चाह रहे युवाओं को न सिर्फ विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, बल्कि उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। इसके साथ ही विदेशों में नौकरी के लिए चयनित होने वाले युवाओं को टिकट, वीजा समेत अन्य प्रक्रियाओं में भी सरकार मदद करेगी। सचिवालय में बुधवार को हुए कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना प्रस्ताव को रखा गया, जिस पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में बताया गया कि विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं की जानकारी के लिए अपूर्णी सरकार पोर्टल पर एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया है, जहां युवाओं का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। उसके साथ ही विदेश में रोजगार के क्षेत्र में कार्य करने वाली तमाम संस्थाओं के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से प्रस्ताव भी मांगा जा रहा है। तो धामी सरकार का बड़ा फैसला, युवाओं को विदेश में मिलेगा रोजगार और किस तरह से धामी सरकार इसमें मदद करेगी। युवाओं को विदेशों में रोजगार देने के लिए धामी सरकार का यह बड़ा फैसला, नई योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर। और इस दौरान जो इच्छुक है युवा, जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह से सरकार के द्वारा अब आर्थिक मदद भी दी जाएगी। बुधवार को एक दिन में बंद रहे बाद गुरु को केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू हो गई है। सोनप्रयाग और गौरीकुंड से यात्रियों को धीरे धीरे केदारनाथ धाम भेजा जा रहा है। केदारनाथ यात्रा मार्ग में ग्लेशियर टूटने से भैरव गदेरे में क्षतिग्रस्त हुए पैदल मार्ग को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि 3 मई को केदारनाथ में बर्फबारी का हाई अलर्ट जारी था। धाम में बर्फबारी भी अत्यधिक हुई, इस कारण 3 मई को केदारनाथ धाम की यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी। अत्यधिक बर्फबारी के कारण केदारनाथ पैदल मार्ग पर धाम से लगभग 4 किलोमीटर नीचे ग्लेशियर टूट गया और मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड सरकार का यही उद्देश्य है कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की यात्रा सुगम हो सके। इसके लिए जरूरी है कि जिला प्रशासन और मौसम विभाग के दिए गए निर्देशों का पालन अच्छी तरीके से हो सके। मुख्य सचिव एस.एस. संधू का कहना है कि शायद ऐसा कई सालों में पहली बार होगा कि मई माह में भी 4 धामों में बर्फबारी और मैदानों में बारिश हो रही है। मुख्य सचिव का कहना है कि सभी अधिकारी और हर जिले का जिला प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। हर व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के सारे प्रयास जारी हैं और लोगों को कुछ असुविधा हुई है तो मौसम भी एक अहम वजह है। चार धाम यात्रा चूँकि पिछले दिनों थोड़ा केदारनाथ जी की यात्रा बाधित हुई थी और भारी बर्फबारी पिछले 1 महीने से लगातार होती रही है। हालांकि बीच बीच में मैंने स्वयं भी अपील की थी, हमारे प्रशासन के लोगों ने भी अपील की थी कि मौसम ठीक हो जाए तभी वो यात्रा को आगे बढ़ाएं, यात्रा में आगे आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में 4 धाम आने वाले सभी श्रद्धालु तीर्थयात्री
उनको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए अपील जारी की थी। लेकिन अब चूँकि मौसम ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी यात्रा में आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से आ रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि मौसम की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। बर्फबारी पिछले 10 दिन से लगातार हो रही है, ऐसा लोग कहते हैं कि कभी देखा नहीं, तो काफ़ी असुविधा तो है और प्रशासन के सामने ये चैलेंजेस भी हैं। लेकिन मैं जितने भी हमारे चारों धामों की जो जिला प्रशासन है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतने कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने यात्रा को सुचारू रूप से चला रहे हैं, कोई दुर्घटना नहीं हुई। और केदारनाथ जी में तो अभी ग्लेशियर भी हैं और काफ़ी उसको काट के रास्ता बनाया हुआ है। और जैसे जैसे मौसम की रिपोर्ट आती है वैसे वैसे ही हमें रोकना भी पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि उतनी ही संख्या आगे ऊपर जाने देना ठीक है जितनी सेफली वापस आ सके। केदारनाथ पैदल मार्ग के कुबेर ग्लेशियर के पास ग्लेशियर की चपेट में आकर कुछ लोग फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम की देवदूत बनकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने चारों लोगों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसके बाद टीम इन लोगों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंची। रेस्क्यू के बाद लोगों ने बताया कि वो पोर्टर का कार्य करते हैं, लिंचोली से केदारनाथ जा रहे थे कि तभी अचानक कुबेर ग्लेशियर के पास एवलांच आ गया, जिसके कारण मार्ग दोनों ओर से अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण ये यहां फंस गए। जिसके बाद किसी तरह से एसडीआरएफ को सूचना दी गई। घटना की सूचना पाकर एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ के जवानों ने विषम परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देकर चारों लोगों को समय रहते बचा लिया। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में 2 दिवसीय यूथ बी समिट का शुरू हुआ है। समिट की शुरुआत विदेशी मेहमानों ने योग के साथ की। वहीं Y20 समिट में 20 देशों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। U20 समिट का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक मीनू सिंह और स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने किया है। 2 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने भी पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। कार्यक्रम में 20 देशों के युवा हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ योग से किया गया। योग की मुद्राओं को देखकर कई देशों के युवा आकर्षित होते हुए नजर आए। उत्तराखंड की संस्कृति से भी विदेशी युवाओं को रूबरू कराया गया। वहीं रुड़की के पिरान कलियर में अतिक्रमण पर पुलिस प्रशासन और नगरपालिका और चरगाह प्रबंधन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में अतिक्रमण करने वालों ने अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। एएसडीएम विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दरगाह पीरान कलियर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं और पिछली बार मेले से पहले सारा अतिक्रमण हटाया गया था और लोगों को कहा गया था, चेतावनी भी दी गई थी, अनुरोध भी किया गया था कि दोबारा अतिक्रमण न हटाएं। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दोबारा कर लिया और आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने के बाद नालियों पे कवर कराया गया था, एंगल लगाए गए थे और दोबारा लगाने के बाद भी दोनों बार बार अनाउंसमेंट कराया गया, चेतावनी दी गई। उसके बावजूद लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। तो उसी क्रम में आज यहाँ आके दरगाह प्रबंधन, नगर पंचायत, पुलिस और प्रशासन के संयुक्त टीम द्वारा यहाँ पे अतिक्रमण हटाया। ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 611 की ताजपोशी आगामी 6 मई को होगी। इस शाही समारोह को भव्य बनाने की विशेष तैयारी की गई है। लंदन में किंग चार्ल्स 611 और महारानी कैमिला की ताजपोशी के लेकर विशेष तैयारियां चल रही है। तो 6 मई को किंग चार्ल्स 611 की ताजपोशी को देखते हुए पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी से भी ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 611 के परिवार का नाता रहा है, जिसको लेकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 611 की ताजपोशी को लेकर मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने पत्र भेजकर ब्रिटेन के नए महाराजा चार्ल्स 611 का मुबारकबाद दी है। इससे पूर्व मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल का शासन पूरा होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी थी। भारद्वाज के साथ ही महारानी के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी पत्र लिखकर उनके पिता RGR भारद्वाज की बनाई ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को जन्म कुंडली की मूल कॉपी भी भेजी थी।
प्रिंस चार्ल्स हैं जो क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे हैं, उनका कोरोनेशन है 5 मई 2023 में। और उसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं और भी कई भारत के वीआईपी लोग उसमें अटेंड करेंगे। और आपको भी वो होगा कि जो बॉम्बे में डब्बे वाले हैं जो लंच पहुंचाते हैं ऑफिस में, उनको भी इनवाइट किया गया इस ओकेजन के लिए। और ये इंडिया और भारत और इंग्लैंड का तो बहुत संबंध रहा है, आप जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे 200 वर्ष वो किया, लेकिन आज भी हमारे देश में व्यापार भी होता है और गुडविल भी है, और इंग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि वो सभी संगठन जो जाति धर्म के नाम पर नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं उन्हें वो बैन करेंगे। इसके बाद से ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के खिलाफ खासा गुस्सा है। गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया, तो वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आने बाद पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और इसी दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी भी की गई और बजरंग दल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हल्की झड़प भी देखी गई। हम जो बजरंग दल है जो हमारे ऑफिस में आके प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है, तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग गुंडागर्दी मचाते हैं, ये लोग माहौल को अशांत करना चाहते हैं, ये लोग लोगों के बीच में गलतफहमियां पहुंचाना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से ये लोग हमारे ऑफिस की तरफ बढ़े हैं, ये एक गलत तरीका है चीजों को करने का। उन लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया। नहीं तो बजरंग दल अपने आप में वह शक्ति है जिससे सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमने प्रशासन की बात मानी। और देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि देशभक्ति के नाम पर कार्य करने वाले संगठन को पीएफआई जैसे संगठन के साथ संलिप्त कर उस पर रोक लगाने की मांग करना, वो भी कांग्रेस पार्टी यह चाहती है भारत देश में इस्लामीकरण हो जाए। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मारपीट मामले में सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफे की मांग की है। कुंजवाल ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल एक राजनीतिक पद पर होने का बाद भी जिस प्रकार सड़क पर खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी किस प्रकार से दबंगई कर रही है। उन्होंने बीजेपी को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी को मंत्री को सीधे सीधे हटा देना चाहिए। प्रतिनिधियों जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और चिंता का विषय भी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी की जिम्मेदारी थी कि उनको बचाएं, और मंत्री जी ने कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए था। उनको थप्पड़ मारते, कुछ भी करते, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो हाथ जोड़ते रहते और उनका सुरक्षाकर्मी उनको बचाता। और ये तो ऐसा है, ये दबंगीगिरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में है।